हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल सेशन में हम सेशन 2 स्टार्ट करेंगे हमारी डेटाबेस वाली यूनिट का। इससे पहले हम फर्स्ट यूनिट कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो फर्स्ट वीडियो देखें, उसमें हमने डेटाबेस का इंट्रोडक्शन देखा था। इसमें हम सीखने वाले हैं कि बेसिकली डेटा टाइप्स क्या होते हैं, अलग अलग कितने तरह के डेटा टाइप के टाइप्स होते हैं एसक्यूएल में और डेटाबेस के अंदर आपका डेटा ऐड करने के लिए, और कैसे हम टेबल बनाएंगे ओपन ऑफिस का यूज़ करके। जो उसमें भी कई सारे मेथड होते हैं, तो उसमें हम विजार्ड का और डिज़ाइन व्यू का कैसे यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ हम यहाँ देखने वाले हैं आज। तो सबसे पहले आपके आरडीबीएमएस का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि आरडीबीएमएस होता क्या है। आरडीबीएमएस अगेन हम बात करेंगे, कंटेनर या आपका एक सिस्टम होता है या जहाँ पर आप ये कह सकते हैं ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है, जिसमें हमारे पास टेबल्स आते हैं, रिकॉर्ड्स और कॉलम्स आते हैं, और इनके बीच में आपस में एक वेल डिफाइंड रिलेशनशिप होता है सभी टेबल्स के बीच में, और जो हमें फैसिलिटेट करती हैं कि हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। हमें कैसे कह सकते हैं सर्विस प्रोवाइड करती हैं डेटा को सर्च करने की, टाइम पड़ने पर हम उसमें उसमें से डेटा सर्च कर सकें। और इसी तरीके से अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसको ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज कर सकें अलग अलग तरीके से, और रिपोर्ट जनरेट कर सकें। इसके अलावा इसमें एक एसक्यूएल या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। सभी डेटाबेस सिस्टम्स जो है वो इसको सपोर्ट करते हैं पूरे डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। ये एक अलग तरीका है जिसको हम एक अलग से सेशन में जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे तो ये, तो हम थोड़ा थोड़ा इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें टेबल बताए हुए हैं। टेबल क्या होता है, बहुत आसान है, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से हम टेबल बनाते हैं बेसिकली। और इसी तरीके से हमारे पास जो है कॉलम्स, अगर हम बात करें तो कॉलम्स हमारी फील्ड्स होती हैं। हम टेबल में कॉलम्स को एज अ कॉलम जानते हैं, बट वो एक टेबल में फील्ड या एट्रीब्यूट्स होती हैं। यानी हर फील्ड या एट्रीब्यूट ये बताता है कि हम जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है। अगर किसी प्रोडक्ट की हो रही है तो उस प्रोडक्ट की आईडी क्या है, नेम क्या है, उसका प्राइस क्या है, क्या क्वांटिटी है। तो ये उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हर एक अलग एट्रीब्यूट में स्टोर होगी, और हर एक एट्रीब्यूट जो है वो आपकी एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। और कस्टमर है तो कस्टमर का नेम, उसका एड्रेस, जो भी उसकी पर्सनल डिटेल है, यानी जिस भी चीज़ के बारे में स्टोर कर रहे हैं टेबल के अंदर इन्फॉर्मेशन, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर होने वाली है वो हमारी फील्ड ही बताती है। ऐसी हर एक जो रो होती है, रो को रिकॉर्ड या टपल्स बोल देते हैं बेसिकली। तो हर एक रो जो है वो एक रिकॉर्ड की तरह होती है, यानी जितनी ज़्यादा रोज होंगी हमारी टेबल में, यानी उतने रिकॉर्ड्स हमने स्टोर करवा के रखे हुए हैं या करवाए हैं। इसके बाद बात करें डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम कैसे टेबल बना सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं। तो उसके लिए हम ओपन ऑफिस को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम ओपन ऑफिस बेस स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर ओपन ऑफिस जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास या तो ऑप्शन डायरेक्टली आ जाएगा ओपन ऑफिस बेस का, या हम यहाँ से भी क्लिक करके जो है अगेन आपका एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर भी हमारे पास सारे ऑप्शंस होंगे। यहाँ से हम डेटाबेस जो है वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम डेटाबेस का ऑप्शन चूज़ करेंगे हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में बेसिकली यहाँ दो ऑप्शन है, सेलेक्ट डेटाबेस एंड सेव एंड प्रोसीड। तो पहले फर्स्ट टाइम यूज़र को इसमें दिक्कत आ सकती है, आपको एरर मिल सकता है कि डाटाबेस स्टार्ट करते हुए एरर आ सकती है कि JRE इसमें नहीं इंस्टॉल है, तो आपको JRE इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उसमें भी कई बार दिक्कत आती है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट 64 बिट JRE इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा कि JRE बेसिकली जावा का सॉफ्टवेयर होता है, तो डाटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए ये ज़रूरी होता है। तो आप इसके लिए जो है JRE इंस्टॉल करेंगे या जावा रन टाइम एनवायरनमेंट इंस्टॉल करेंगे, जावा का जो प्लेटफॉर्म होता है, और वो 32 बिट का करेंगे। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि आप गूगल में जाएंगे और यहाँ पर जो है आप JRE 32 बिट जो है वो लिखेंगे, डाउनलोड। तो आपके सामने ये एक पेज ओपन हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है वो आप देखेंगे अगर ध्यान से, ये नीचे वाला जो है 64 बिट का आ रहा है। तो हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर आपके 64 बिट पे चलें, तो वो आपका वो पहले से इंस्टॉल है तो भी आपका वो काम नहीं करेगा। तो आपको यहाँ से ये दो ऑप्शन जो है इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करके उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आपका वो ठीक से काम कर पाएगा। तो ये एरर काफ़ी लोगों के साथ आती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपको ये 32 बिट वाला इंस्टॉल करना है, तब आपका जो है डेटाबेस कनेक्टिविटी ठीक से हो पाएगी। तो पहले हम पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट डेटाबेस, बाय डिफॉल्ट यही आएगा। यहाँ हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस विजार्ड के थ्रू, इस विजार्ड बेसिकली क्या होता है, अभी फिलहाल ये पूछ रहा है कि हम डेटाबेस नया बनाना चाहते हैं या पहले से बना हुआ कोई डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास कोई भी डेटाबेस हमें नहीं बनाना आता, तो हम सीखेंगे बेसिकली। तो ये फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे हम, क्रिएट न्यू डेटाबेस का, एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद अगर हमने पहले से कोई बनाया हुआ है तो हम ओपन एग्जिस्टिंग डेटाबेस का ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, ओपन पर जाएंगे। और यहाँ से हमें जो भी डेटाबेस पहले से बने हुए हैं, जैसे यहाँ पर मेरा माई फर्स्ट DB और DB1 के नाम से बना हुआ है, इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे। बट अभी हम ये देख लेते हैं कि कैसे हम नया अपना डेटाबेस बनाएंगे। तो हम यहाँ क्रिएट न्यू डेटाबेस पर क्लिक करेंगे और
नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। देन इसके बाद ये हमसे पूछेगा कि क्या अभी डेटाबेस अपने मेरे लिए सिस्टम में रजिस्टर करना है, तो बिल्कुल हम इसको कहेंगे रजिस्टर करना है हमें भी। और उसके बाद दो ऑप्शन यहाँ पर है कि हम डेटाबेस को एडिटिंग के लिए ओपन करवाना चाहते हैं या हमें टेबल बनानी है विजार्ड के थ्रू। तो हमारी मर्जी है, हम पहले यहाँ से बना लें हम या डायरेक्टली हम यहाँ से क्लिक कर देंगे तो विजार्ड का यूज़ करके टेबल हमारे पास बनना शुरू हो जाएगा फिनिश पर क्लिक करते ही। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमसे नाम पूछेगा, हम कोई भी नाम इसका दे सकते हैं। अगर हमें किसी तरह के एम्प्लॉय का डाटाबेस इसमें रिकॉर्ड करना है तो मैं इसको एम्प्लॉय या किसी कंपनी का नाम देना चाहते हैं तो ABC प्राइवेट लिमिटेड या जो भी है हम यहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं। मैं ABC के नाम से स्टोर कर रहा हूँ इसको और सेव कर दूँगा। यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो इसका सेव एज टाइप है, ODF इसका डाटाबेस का फॉर्मेट है जो आपने ध्यान रखना है। ओपन डॉक्यूमेंट फाइल या ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के हिसाब से आपका ODB एक्सटेंशन होती है फाइल की, जब ये सेव हो जाएगी तो आपको पता चलेगा। एंड इसको सेव कर देते हैं हम यहाँ पर। जो एक फ़ाइल आपके सामने आपकी फ़ाइल बन जाएगी और ये आपके जो है यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में इस विंडो में जो है आपका डाटाबेस बन गया है। डाटाबेस कुछ नहीं होता, एक तरह से एक नाम होता है, एक जो एक कंटेनर की तरह काम करता है, इसमें और टेबल्स होती हैं बेसिकली। तो उसमें एक से ज़्यादा टेबल्स को और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको डिटेल नहीं पता चलेगी, जो एडवांस SQL में या एडवांस डेटाबेस में आती हैं, वो सब चीज़ें आपकी जो हैं हमारे डेटाबेस के अंदर आती हैं। तो वो एक कंटेनर की तरह बिहेव करता है। उसमें हमारे फॉर्म्स हो सकते हैं जो हम उस डेटाबेस के ऊपर बना रहे हैं, तो वो एक कंटेनर की तरह बिहेव करता है जो डेटाबेस होता है। तो मेन काम जो है हमारा यहाँ टेबल बनाने का है। टेबल बनाने के भी अलग अलग तरीके हैं, उनमें से एक तरीका जो है वो विजार्ड का यूज़ करके बनाना है जो सबसे आसान है। तो यहाँ विजार्ड में हमारे पास ये एक छोटा सा एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, यहाँ से हम कुछ ऑप्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपके 4 स्टेप्स आ रहे हैं। 4 स्टेप में से पहले है आपका सेलेक्ट फील्ड, क्या क्या फील्ड हमें सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पहले से ही बहुत सारे सैम्पल टेबल्स बने हुए हैं, हमें जस्ट ये बताना है कि हम क्या किस चीज़ के ऊपर टेबल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस में चूज़ करेंगे तो एक अलग लिस्ट यहाँ पर नीचे आएगी आपके पास। ये लिस्ट जो आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है, इसमें बहुत सारी अलग अलग तरह के टेबल्स हैं। पर्सनल में जाएंगे तो यहाँ पर एक अलग तरह की लिस्ट आएगी। तो किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन में करनी है, अकाउंट्स की करनी है तो अकाउंट्स चूज़ कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ऑप्शंस आएंगे। एड्रेस स्टोर करना है किसी का, ऑथर्स के बारे में किसी जानना है हमें, या DVD का कलेक्शन के बारे में हम अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं, या लाइब्रेरी के रिगार्डिंग बना रहे हैं, तो आप इनको चूज़ करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ सैम्पल इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर मैं यहाँ पर लाइब्रेरी चूज़ करता हूँ तो आपको देखेगा यहाँ ऑथर ID, बुक ID एंड कॉपीराइट ईयर, कवर टाइप, ये सब इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, बहुत सारी अलग फील्ड्स हैं। ऐसी मैं इसमें अगर बिजनेस चूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, मुझे किसी तरह का एसेट के बारे में लिखना है, कस्टमर्स के बारे में लिखना है, एम्प्लॉयज़ के बारे में लिखना है, या जो भी चीज़ है मैं कस्टमर के बारे में लिखना चाहता हूँ या एम्प्लॉयज़ के बारे में लिखना चाहता हूँ तो मैं वो चूज़ कर लूँगा। यानी मैं कस्टमर के रिगार्डिंग एक टेबल बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसे क्या क्या वहाँ पर चाहिए मुझे, तो मैं कस्टमर नेम ले लेता हूँ। यहाँ से जो भी फील्ड मुझे चाहिए मैं उस पर क्लिक करूँगा। जैसे मुझे यहाँ कस्टमर नेम चाहिए तो मैं कस्टमर नेम पर क्लिक करेंगे और ये जो एरो आ रहा है सिंगल एरो आपका, इस पर क्लिक कर देंगे, वो फील्ड हमारी सेलेक्ट हो गई। ऐसे ही कस्टमर नेम के बाद मुझे कस्टमर ID चाहिए तो उस पर हम क्लिक करेंगे। तो ऐसे वन बाय वन जो है हमें ईमेल एड्रेस चाहिए हम यहाँ से, यानी ये तो बहुत सारे ऑप्शन है, ज़रूरी तो नहीं कि मैं सब तरह की इन्फॉर्मेशन अपने पास अपने डेटा में रखूँ। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो हम यहाँ से जो है सेलेक्ट करके उसमें ऐड कर सकते हैं। एक साथ सारी चाहिए तो ये नीचे वाला एरो सेलेक्ट कर देंगे, बट हम सारी नहीं लेना चाहते तो हम वन बाय वन करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें लगता है हम स्टोर करवाना चाहते हैं उतनी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ लेकर नेक्स्ट कर देंगे। इसके अलावा हम यहाँ से जो ये अप एंड डाउन आपको नज़र आ रहे हैं, कोई फील्ड हमें वैसे तो फ़र्क नहीं पड़ता इनके ऑर्डर से, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कस्टमर ID पहले आए तो हम यहाँ से कस्टमर ID को ऊपर रख दें, फिर नेम, फिर ईमेल ID, फिर फ़ोन नंबर। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये ऑर्डर हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ये नेक्स्ट आपके पास इसी में ऑप्शन ओपन हो गया, सेट डेटा टाइप्स एंड फॉर्मेट्स। यहाँ पर डेटा टाइप्स हमें बताने पड़ेंगे, बट हमें एक्जैक्टली पता होना चाहिए डेटा टाइप्स होते क्या हैं। तो एक बार हम यहाँ पर पहले देख लें हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, फिर हम डेटा टाइप्स को एक बार रिव्यू करेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं बेसिकली। सबसे पहले यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ मेरे पास चारों फील्ड्स वो आ रही हैं जो हमने अभी पीछे सेलेक्ट की थी। उन चारों फील्ड में फील्ड का नाम है बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम ने दिए हैं, विज़ार्ड ने दिए हैं। जैसे कस्टमर ID है, ये मुझे लगता है आगे चल के मुझे हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, मैं इसको CID कर लेता हूँ, दैट इज़ कस्टमर ID, मुझे समझ में आ जाएगा, यानी जिस नाम से मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ। पूरा रखना चाहते हैं पूरा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इस फील्ड का टाइप क्या होगा, यहाँ पर टाइप में मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे टाइप्स हैं। यहाँ पर मेरे पास बिग इंट है, इमेज है, बाइनरी है, दूसरा एक और बाइनरी है, मेमो है, टेक्स्ट है, नंबर है, डेसिमल, इंटीजर। कुछ तो आपको नाम से आइडिया लग रहा होगा, कुछ और हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। तो फिलहाल इसमें किस तरह का डेटा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा बेसिकली। ऑटो वैल्यू का यहाँ मतलब होता है कि किस तरीके से
ये वैल्यू जो है, अगर ज़्यादातर न्यूमेरिक के केस में इसका यूज़ करते हैं, नंबर के केस में, कि ये अगर मैं इसको येस कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली, अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ तो 1 2 3 या जो भी मैं पहले रिकॉर्ड ऐड करूंगा तो नेक्स्ट रिकॉर्ड में ये उसको अपने आप इंक्रीज करता चला जाएगा, एक एक इंक्रीजमेंट होता चला जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें वैल्यू डालते चला जाएगा। और इसी तरीके से इसमें ऑटो इंक्रीमेंट यस करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। एंड लेंथ हमें कितनी रखनी है वो हम यहाँ बता सकते हैं, डिजिट कितने चाहिए। कस्टमर आईडी में हमारी 10 डिजिट की है, 5 डिजिट की है, 6 डिजिट की है, वो हम यहाँ बता सकते हैं। अब उसमें भी हमारे पास यहाँ जैसे हमने इंटीजर लिया, इंटीजर का मतलब होता है नंबर्स, यानी प्योर नंबर। कई कंपनीज में कस्टमर आईडी के अंदर जो है वो आपका नॉर्मली आपका नंबर होता है, और कई में उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। तो अगर इस तरह अल्फ़ाबेट्स में है तो इंटीजर काम नहीं करेगा डेटा टाइप, उसमें हमें ना उसको चेंज करना पड़ेगा। तो एक बार हम बुक में रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या हमारे डेटा टाइप्स है, उसके बाद इस टेबल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ यहाँ पर हमारे पास डेटा टाइप्स दिए हुए हैं। डेटा टाइप्स हम मेजर जो कैटेगरी देते हैं, न्यूमेरिक, यानी अगर नंबर स्टोर करवाने तो हम न्यूमेरिक लेंगे। इसमें भी फर्दर बहुत सारी सब सब कैटेगरी वाइज बहुत सारे डेटा हैं, ये मेजर कैटेगरीज है बेसिकली। अल्फ़ा न्यूमेरिक जहाँ पर अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों चाहिए हमें। बाइनरी जहाँ पर डेटा बाइनरी में स्टोर करना है, वो देखते हैं एक बार कैसा डाटा होता है। और डेट एंड टाइम लेते हैं जहाँ पर हमें डेट और टाइम स्टोर करना है। और इसके अलावा भी कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स होते हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह, एक्सएमएल से रिलेटेड कुछ डेटा होता है, हो सकता है अभी समझ में ना आए आपके, बट कुछ और हाई वैल्यूज़ कह सकते हैं, और अलग तरह का डेटा होता है जो इन सब में नहीं आता, वो हम अदर में लेते हैं। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह के उसको अदर को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूमेरिक टाइप में, जहाँ हमें नंबर स्टोर करने हैं, किसी भी जगह पर जहाँ नंबर स्टोर करने हैं, तो वहाँ पर हम न्यूमेरिक डेटा टाइप चूज़ करते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है बेसिकली? बेसिकली होता यह है कि जब हम कोई डेटा टाइप पहले से डिफाइन कर देते हैं, तो उसमें कितना साइज़ चाहिए होगा वो साइज़ पहले से आपका रिजर्व कर लिया जाता है, ताकि आगे दिक्कत ना हो और वैलिडेशन में हमें दिक्कत ना हो, यानी यानी मिस्टेकनली हम गलत डेटा ना डाल दें। इसके लिए ये डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं। अब जैसे इसमें हमारे पास एक डेटा टाइप है बूलियन। बूलियन के अंदर जो है वो 0 या 1 की वैल्यू ही स्टोर होती है। एंड इसको हम ट्रू फॉल्स या येस नो भी बोल सकते हैं, यानी या कोई चीज़ हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, आज कोई प्रेजेंट है या एब्सेंट है, यानी जिस चीज़ के दो ही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, वहाँ पर हम बूलियन यूज़ करते हैं। ऐसे ही आपका एक इंट नंबर्स में भी हमारे पास 3 तरह 4 तरह के होते हैं, जैसे टीनी इंट है, स्मॉल इंट है, इंटीजर है। तो टीनी इंट जो हो गया वो हो गया आपका 255, 0 से लेके 255, यानी ऐसा डेटा जिसमें हमें पता है कि 0 से लेके 255 तक ही किसी का मतलब वैल्यू जा सकती है। जैसे किसी की एज की बात करें, नॉर्मली अगर हम पर्सन की एज स्टोर करवा रहे हैं, तो वहाँ पर हम टीनी इंट का यूज़ करेंगे। ये साइज़ जगह भी कम लेगा और हमारी जगह भी बचेगी। और हमें पता है कि 250 साल से उम्र की किसी ज़्यादा की उम्र किसी की होती नहीं है, तो हम उसमें टीनी इंट यूज़ कर लेंगे। ज़्यादा बड़ी वैल्यू है तो हम स्मॉल इंट या इंटीजर यूज़ कर सकते हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस कह सकते हैं गुंजाइश होती है इनमें डाटा को स्टोर करने की। बट इनमें जो इशू है वो ये है कि ये पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, जो डेसिमल नंबर बोल देते हैं जिनको। तो उन केस में हमारे पास जो है आपका जो है डेसिमल, रियल, फ्लोट, डबल, ये 4 डेटा टाइप यूज़ होते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो डेटाबेस है उन सब ने डिफाइन किया था, धीरे धीरे सबने इनको अडॉप्ट कर लिया। तो थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है इनमें, कितनी कैपेसिटी डाटा को ये स्टोर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर आपको देखें तो e की पावर 2^31 है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही यहाँ पर आपकी जो है 2 की पावर 1023 है। तो ये लाखों करोड़ों तक की लेंथ का जो डाटा है वो हम यहाँ स्टोर करवा सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट तक में डाटा हमारा बहुत अच्छे से इसमें आ सकता है। तो अगर हमें कोई ऐसा लगता है कि जिसमें पॉइंट्स हैं नंबर्स में आपके, तो वो आप ये यूज़ करेंगे। और जहाँ लगता है आपको डायरेक्टली नंबर स्टोर करना है, किसी तरह का कोड वगैरह है, उसमें पॉइंट नहीं आएंगे, जिसके ऊपर आपको जो है तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं नंबर से। इनमें से कोई भी डेटा टाइप आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये डिफाइन करना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से अल्फ़ा न्यूमेरिक है, अल्फ़ाबेट्स में कोई डेटा है तो वो आप इसमें लॉन्ग वैर कैर, कैर वैर कैर या वैर कैर इग्नोर केस में यूज़ करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा फर्क है इसमें। कैर जो है वो आपका नॉर्मली फिक्स्ड इसकी लेंथ होती है, यानी सपोज़ कीजिए मैंने पहले ही बता दिया कि मुझे इसमें 20 कैरेक्टर्स लेने हैं और मैंने इसमें 10 कैरेक्टर लिखे, तो ये अपने तरफ से उसमें बाकी के 10 के अंदर जो है एक पैडिंग या एक एक ज़ीरो डिजिट लगा देगा। तो यानी ये हर एक डाटा के लिए 20 कैरेक्टर लेगा ही लेगा। बट वैर कैर के अंदर वो वेरिएबल होता है, यानी कोई फिक्स नहीं होती। मैंने 50 की लाइन दे दी, लेकिन मैंने 10 का जो है 10 कैरेक्टर का डाटा दिया, तो वो वहीं पर एक एक नल वैल्यू लगा देगा, एक एंड वाला डाटा लगा देगा, और वो उतना ही स्पेस लेगा, यानी जितना डाटा हम दे रहे हैं उससे एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा लेगा वो। एक कैरेक्टर एंड कैरेक्टर होता है कि भाई यहाँ पर ये मेरा डाटा एंड हो गया, जबकि कैर के अंदर वो फिक्स्ड होती है।
तो जहाँ पर मुझे पता है कि भाई इससे ज़्यादा डाटा नहीं जाएगा, ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, वहाँ हम कैर ले लेंगे। और जहाँ हमें पता है कि हाँ भाई नहीं होगा हमारा, ज़्यादा वेरी कर सकता है, तो हम वेर कैर ले सकते हैं। ऐसे वेर कैर इग्नोर केस में हमारा जो डाटा है वो आप चाहे स्मॉल में डालें या कैपिटल में डालें, वो कैपिटल में ही स्टोर करेगा। तो कुछ तरह की इन्फॉर्मेशन होती है जो मैटर नहीं करती, हम एक ही कैपिटल लेटर्स में लेना चाहते हैं तो हम वेर कैर इग्नोर केस ले लेते हैं। अदरवाइज जहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा मैसेज चाहिए होते हैं, यानी पूरी किसी का नेम या इस तरह की चीज़ नहीं, कुछ ज़्यादा बड़ा मैसेज स्टोर करवाना है, ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट है, तो उसमें लॉन्ग वेर कैर यूज़ कर लेते हैं। बाइनरी डेटा टाइप है इसके बाद। बाइनरी डेटा टाइप्स जिसमें हमें ज़्यादातर कोई इमेज वगैरह स्टोर करनी है, कोई म्यूज़िक फाइल है, कोई वीडियो फाइल है, यानी ये भी हमें इसका लार्ज कलेक्शन या डेटाबेस के अंदर इसको ऐड करना है। और तो ये नॉर्मली हमारे जो कैरेक्टर में भी नहीं आता और हमारे ये नंबर्स में भी नहीं आता, तो ये बाइनरी में आता है बेसिकली। इसमें भी हमारे पास जो है वो सेम रूल है कि बाइनरी डेटा टाइप है जिसकी जो लेंथ है वो फिक्स है। इसमें बेसिकली साइज जो है वो बाइट्स में चलता है, तो जितना मैंने बता दिया कह रहा कि भाई इतने इतने यहाँ पे बाइट्स से इतने मुझे कैरेक्टर्स लेने हैं, तो वो उतना ही फिक्स रहेगा। तो वो एक थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। वेर बाइनरी में हम जितना चाहें उतना साइज ले सकते हैं, इसकी में भी कम जो है लेंथ नहीं होती। तो लॉन्ग वेयर बाइनरी वगैरह या कुछ भी हमें जहाँ पर लगता है कि भाई ज़्यादा बड़ी फाइल है तो वहाँ लॉन्ग वेयर बाइनरी लेंगे, और नॉर्मली में हम वेयर बाइनरी भी ले सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स है। डेट एंड टाइम जब हमें प्रॉपरली किसी की कोई डेट ही स्टोर करवानी होती है, तो जैसे हमारे डेट ऑफ बर्थ लेना है, या कोई प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट कब मैन्युफैक्चर हुआ, क्या उसकी एक्सपायरी डेट है, या कब वो पैक्ड हुआ, या किसी एम्प्लॉय की जो जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो क्या है। अलग अलग डेट के लिए हम अलग अलग जो है वो ये डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। अगर सिर्फ डेट स्टोर करनी है मुझे, तो मैं डेट डाटा टाइप्स लूँगा, उसमें मेरे पास मंथ, डे और ईयर, ये तीनों इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं। और टाइम लेंगे तो उसमें आवर, मिनट और सेकंड की इन्फॉर्मेशन आएगी। तो तीसरा इसमें एक और होता है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प जो होता है वो आपका डेट और टाइम सारा का सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। हम मैनुअली भी कर सकते हैं, और जो सिस्टम की डेटा है हम वो भी उठा सकते हैं। इसका ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो ट्रांजैक्शंस के साथ किया जाता है, यानी कोई ट्रांजैक्शन अभी अगर परफॉर्म हुई है किसी भी तरह की, बैंकिंग से रिलेटेड या ऑनलाइन, तो वो किस टाइम पे परफॉर्म हुई, तो इसमें मिली सेकेंड्स भी स्टोर कर ले जाते हैं। तो ये काफ़ी जगह काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है इसका, जहाँ पर डेट, टाइम और मिल जो है टाइम में भी सेकंड और मिली सेकेंड्स तक आते हैं, और ये काफ़ी यूज़फुल रहती है। नेक्स्ट हमारे पास अदर डेटा टाइप है। मैंने जैसे बताया ये एडवांस डेटा टाइप है। इसमें ऑब्जेक्ट की तरह पे अगर कोई यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट, अभी ये फिलहाल आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें कुछ एडवांस एक्सएमएल का डाटा टाइप होता है, या जेसन एक आपका कहीं और से डेटा ला रहे हैं, तो वो आपका जो है यहाँ पर अदर डेटा टाइप्स में आता है बेसिकली। इसके बाद दोबारा चलते हैं, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था डेटा टाइप कैसे यूज़ होते हैं। दोबारा चलते हैं हमारे टेबल की तरफ, जो हम टेबल बना रहे थे। तो यहाँ अब हमें पता चल गया कि हम डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो हम यहाँ से डेटा टाइप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कस्टमर आईडी में अगर मेरे पास मुझे पता है कि अल्फ़ाबेट्स नहीं है, सिर्फ नंबर है, तो हम नंबर लेंगे। और अगर हमें लगता है कि नहीं उसमें टेक्स्ट भी है, तो हम उसमें टेक्स्ट ले सकते हैं। फिर उसमें क्या होता है टेक्स्ट के अंदर बेसिकली वैरकेर जो डेटा टाइप यहाँ आ रहा है, इसमें जैसे अब अगर मुझे यहाँ पर पहले मुझे कोई ए बी कोड है और उसके बाद नंबर है, तो वो ले सकते हैं। जबकि इंटीजर में ऐसा नहीं कर सकते, वो लेगा ही नहीं, वो मना कर देगा उसको। उसके बाद फिर उसकी लेंथ है, जितनी मैक्सिमम लेंथ बता देंगे उससे आगे वो परमिट करेगा ही नहीं। ऐसे ही यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ भाई 5 इसकी मैक्सिमम लेंथ है, यानी 5 से ऊपर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। 5 से ऊपर की जो ईमेल आपकी IC ID होगी या कस्टमर आईडी वो रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद आपका है कस्टम कंपनी नेम। कंपनी नेम में हमारे पास कंपनी का कंपनी नेम नहीं, कस्टमर नेम लेना चाह रहे थे, मैंने मिस्टेक्स लिख दिया, तो मैं इसको यहाँ पर सी नेम कर देता हूँ, दैट इज़ कस्टमर नेम, मुझे ध्यान रहेगा। इसका जो है वेर कैर ले लिया मैंने डाटा टाइप, यानी वेरिएबल कुछ भी इसका नाम हो सकता है। एंड एंट्री रिक्वायर्ड में हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है येस और नो, यानी ये एंट्री करवानी ज़रूरी है या नहीं। तो कस्टमर की अगर मैंने आईडी को एंट्री रिक्वायर्ड येस कर दिया, यानी कि एक कस्टमर की आईडी तो होनी ज़रूरी है ही, नाम है या नहीं है हमें मैटर नहीं करता, तो हम यहाँ नो कर सकते हैं। देन उसके बाद लेंथ है, कितनी लेंथ होनी चाहिए, मुझे लगता है कि ये 20 या 25 देना जो है इनफ रहेगा। इससे बड़ा मुश्किल ही लोगों का नाम होता है हमारे यहाँ, तो 25 ले लिया मैंने, 50 था आपका साइज़ बचेगा ऐसे थोड़ा सा। देन उसके बाद ईमेल एड्रेस, ये हमारे ऊपर हम कितनी लेंथ लेते हैं किस डेटा टाइप की। ईमेल एड्रेस के अंदर जो है ईमेल एड्रेस ही लिया है मैंने, इसका नाम फील्ड का,
टाइप जो है वो मैं टेक्स्ट ही ले रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि टेक्स्ट में ही होता है आपका, @ आता है बीच में उसमें, क्योंकि नंबर्स भी अलाउड होते हैं उसमें। एंट्री रिक्वायर्ड कंपलसरी नहीं है मेरे टेबल में हर किसी कस्टमर की कोई अपनी ईमेल आईडी दे। एंड तो इसको हम लेंथ ले सकते हैं, हमने 50 रखा है इसको, हमारी मर्जी, हम इसको जितना चाहें उतना दे सकते हैं। एंड इसके बाद देन फ़ोन नंबर है। फ़ोन नंबर हमें पता है कि वो एक हमारे यहाँ तो आपका न्यूमेरिक ही होता है, तो हम इसको भी इंटीजर ले लेते हैं। हम इसको न्यूमेरिक या इंटीजर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देन इसकी लेंथ बता सकते हैं कितनी हमें लेंथ चाहिए, 10 कैरेक्टर्स का होता है हमारा, तो हमने यहाँ पर 10 कैरेक्टर्स ले लिए। डेसिमल प्लेस कुछ हमने नहीं लेनी है, तो हम इसको 0 रख सकते हैं। इंटीजर में है तो इंटीजर भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर इंटीजर दे दिया हमने, वो ऑटोमेटिकली उसकी लेंथ 10 ले ली उसने। यहाँ पे फील्ड अगर मुझे ईमेल बाद में चाहिए तो मैं उसको नीचे यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, ये भी मेरे पास ऑप्शन है। एंड कोई कस्टम फील्ड चाहिए तो मैं प्लस पे क्लिक करके अपनी कस्टम फील्ड एक और ऐड करके उसमें पूरी डिटेल दे सकता हूँ। यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, एक और फील्ड आ गई, उसका नेम देना चाहेंगे वो नेम दे देंगे हम, जो भी टाइप देना चाहते हैं, जो भी डिटेल देना चाहते हैं। और मैं यहाँ से नहीं चाहिए तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। देन उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सेट प्राइमरी की। प्राइमरी की सेट करना बहुत ज़रूरी है आपका ये टेबल के लिए। हमारे टेबल में प्राइमरी की होनी ज़रूरी है बेसिकली। अगर हम प्राइमरी की टेबल नहीं बनाएंगे तो हमारा ठीक से RDBMS नहीं बनेगा। तो प्राइमरी क्या होती है बेसिकली, हमारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाली। भाई हम कस्टमर का नेम डाल रहे हैं, नेम 2 या 3 कस्टमर एक साथ सेम नाम के हो सकते हैं, तो कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो पाएगा। फिर उनके एड्रेस से हम मैच करेंगे या किसी और चीज़ से मैच करेंगे कि भाई अलग अलग कौन सा कस्टमर क्या कौन सा वाला है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हर कस्टमर को एक यूनिक आईडी दे देते हैं। तो जिस भी चीज़ के बारे में हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं टेबल के अंदर, तो उससे रिलेटेड एक प्राइमरी की या एक यूनिक की होनी ज़रूरी है, यानी जिससे उसे यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। कई जगह एक से ज़्यादा यूनिक किया, एक से ज़्यादा आपके यूनिक चीज़ भी होती है। जैसे अगर हम बात करें, हम अमेजन या फ्लिपकार्ट पे अगर डेटा अपना बना रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि हमारे पास डेटा आपका जो जो कस्टमर है वो आपका कस्टमर आईडी से यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, इसके अलावा ईमेल आईडी से या फ़ोन नंबर से भी यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। बट हम किससे उसको यूनिक आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, दैट इज़ प्राइमरी की, हम वो बताएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो हम अपने आप एक ऑटोमेटिक वैल्यू जनरेट कर दें, तो एक नई की या एक नई फील्ड अपने आप सेट हो जाएगी और वो 0 1 2 3 करके अपने आप अलग अलग चलती रहेगी। या हम उसको खुद से मैनुअल सेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से यूज़ करेंगे यूज़ एन एग्जिस्टिंग फील्ड, यानी जो पहले से हमने फील्ड चूज़ किए उनमें से किसी एक को चूज़ करना चाहते हैं हम फ़ोन नंबर को यूनिक रखना चाहते हैं, फ़ोन नंबर को लेंगे। हम नेम को लेना चाहते हैं, नेम को ले सकते हैं। ईमेल को लेना चाहते हैं, ईमेल को ले सकते हैं। यानी दो कस्टमर, अगर हम ईमेल को ले लेंगे तो दो कस्टमर का ईमेल सेम नहीं हो सकता। फ़ोन नंबर को ले लेंगे तो फ़ोन सेम नहीं होगा दो यूज़र्स का। कस्टमर आईडी ले लेते हैं तो क्योंकि हर कस्टमर को यूनिकली आइडेंटिफाई वो कर पाएगी। इसके अलावा चौथा ऑप्शन एक और है यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन कंपोजिट की, कॉम्बिनेशन से। यानी अगर हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं सेट बैठता, तो हम यहाँ पर कस्टमर आईडी नहीं होती तो हम नेम और फ़ोन नंबर को मिला लेते हैं कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई दो सेम नाम से नंबर पर्सन हो और उनके फ़ोन नंबर भी सेम हो। तो ऐसी प्राइमरी की फिलहाल अभी भी ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर जस्ट अपनी CID को यूज़ करके नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है हम किस नाम से सेव करना चाहते हैं, जो भी नाम देना चाहते हैं वो यहाँ हम नाम दे सकते हैं। मैं कस्टमर ही छोड़ रहा हूँ फिलहाल। अब यहाँ मेरे पास ऑप्शन है कि इंसर्ट, मुझे डाटा इमीडिएटली करना है, या मुझे टेबल को डिज़ाइन व्यू में मॉडिफाई करना है, या मुझे एक फॉर्म बनाना है। तो फिलहाल अभी हम इंसर्ट करना चाहते हैं डाटा। इसको फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड फिनिश पर क्लिक कर देंगे। इस पर फिनिश पर क्लिक करते ही हमारे पास या जो है हम इस जगह पर आ जाएंगे। यहाँ हमारे पास ऑप्शन है, देखिए बेसिकली टेबल है, क्वारीज है, फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट्स हैं। इनमें से हम टेबल्स पे काम करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास टेबल बन गई है। यहाँ नन पे से हम डॉक्यूमेंट क्लिक कर देते हैं, तो हमें यहाँ आइडिया मिल रहा है कि हमारे टेबल में 4 जो हैं वो फील्ड्स हैं, CID, नेम और फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। तो अब हम उसमें अगर डेटा एंटर करना चाहते हैं तो हम राइट क्लिक करके, हमारे पास यहाँ ओपन का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आपका एक व्यू ओपन हो जाएगा टेबल का। यहाँ पर हम डेटा में एंट्री कर सकते हैं। मैं फिलहाल कस्टमर ID में यहाँ पर 101 डाल रहा हूँ। नेम कुछ ऐड कर देंगे इसका, फ़ोन नंबर दे देंगे एंड एक ईमेल एड्रेस। एंड जैसे ही हम नेक्स्ट पे जाएंगे, ये रिकॉर्ड हमारा सेव हो गया। यहाँ पर हमें ऑटोमेटिकली सेव होता है तो सेव करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसको क्लोज करेंगे, हमारा रिकॉर्ड ऐड हो गया। तो ऐसे ही हम जो है मल्टीपल रिकॉर्ड्स यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो जो रिकॉर्ड हमने ऐड किया था वो यहाँ आ गया। तो जैसे जैसे हम रिकॉर्ड ऐड करते जाएंगे वो आपको यहाँ नज़र आते चले जाएंगे। तो टेबल इस तरीके से हम बना सकते हैं।
इसी तरीके से हमारे पास एक डिज़ाइन व्यू का ऑप्शन है। हम इस डिज़ाइन व्यू से भी है कोई भी टेबल बना सकते हैं। इस डिज़ाइन व्यू पे यहाँ ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें जो बताना है वो नेम और फील्ड का टाइप बताना है, जो भी हम लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सपोज़ कीजिए जैसे ये कस्टमर था, मैं प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर मैंने लिया PID यानी प्रोडक्ट ID, और उसका टाइप क्या लेना चाहते हैं वो हम यहाँ से टाइप ले सकते हैं। भाई मुझे यहाँ पर इसका टाइप जो है वो नंबर चाहिए तो मैं नंबर ले लूँगा, और अगर मुझे इंटीजर चाहिए तो मैं इंटीजर ले लूँगा, जो भी मुझे लगता है। फिर उसका नेम लेना चाहता हूँ, प्रोडक्ट नेम, मैंने P नेम ले लिया, एंड फिर उसका नेम, एंड प्रोडक्ट के नेम में मैंने टैक्स ले लिया, एंड प्रोडक्ट का प्राइस, मैंने इसमें वो पॉइंट में भी हो सकता है तो मैं इसमें डेसिमल का कोई डाटा टाइप ले लूँगा, मैंने सपोज कीजिए यहाँ डेसिमल ले लिया। देन क्वांटिटी, जो है वो मुझे पता है कि हाँ आपकी हमेशा पूरी कंप्लीट इंटीजर में रहेगी, तो मैं उसको इंटीजर ही ले लेता हूँ। आपकी वो कभी भी जो है यानी कोई प्रोडक्ट है या तो वो 3 होगा या 4 होगा, कभी भी 3.5 प्रोडक्ट नहीं हो सकता, क्वांटिटी नहीं हो सकती। तो इसके अलावा जो ऑप्शन है इसमें ऑटो वैल्यू, हमें अगर किसी चीज़ की इंक्रीज़ करनी है तो वो हम लेंगे, हाँ मतलब ऑटोमेटिकली एक रिकॉर्ड में जो वैल्यू है नेक्स्ट में उस पर इंक्रीमेंट होकर आए, ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो यूजली हम जहाँ सीरियल नंबर वगैरह लेते हैं तो वहीं पर हम इसको ऑटो वैल्यू को यस करते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती। या एंट्री रिक्वायर्ड, यहाँ पर अगर हमें तो सिर्फ एक कस्टम मतलब जो आईडी है प्राइमरी की होती है उसको तो हम रखते हैं कि हाँ भाई वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, तो उसके केस में हम यहाँ पर इसको यस कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट आईडी हमारी, बाकी सबका हमारी मर्जी है कि भाई हम लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो यानी कि वो जब रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो वो कंपलसरी है कि रिकॉर्ड तभी वो ऐड होगा कम्प्लीटली, जो भी हम यहाँ पर यस कर देंगे वो उसकी एंट्री होनी ज़रूरी है, बाकी इन्फॉर्मेशन डालें या ना डालें। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब है उसकी कोई पहले से वैल्यू हम अगर देना चाहते हैं कि भाई अगर कोई यूज़र कुछ नहीं डालता है तो उसका ये नाम आ जाए, तो वो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू में दे सकते हैं। इतना करने के बाद हम इसको सेव करेंगे। हमारा टेबल का नाम पूछेगा, मैं प्रोडक्ट क्या है कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट ले लिया, ओके कर देंगे। हमारा ये कह रहा है कि हमने एक प्राइमरी की नहीं बनाई है तो हमें प्राइमरी की बनानी चाहिए। तो जैसे हमारी इंटीजर वाली है ये, तो इसमें हम इसको यहाँ इस पर राइट क्लिक कर देंगे, ये आपकी प्राइमरी की बन गई। अब इसको सेव करेंगे, टेबल का नाम देंगे, एंड इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा दूसरा टेबल बन गया प्रोडक्ट। अब ये ब्लैंक है, अगर हम इसमें वैल्यूज़ ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसी तरीके से हमारे पास एक ये फॉर्म आ जाएगा। हम इसमें जो भी वैल्यूज़ ऐड करना चाहते हैं वो एक के बाद एक करते चले जाएंगे। तो ये तो तरीका हुआ टेबल बनाने का। टेबल डिज़ाइन व्यू से बनाया एक हमने, और एक हमने विजार्ड का यूज़ करके बनाया। तीसरा हमारा जो है वो एसक्यूएल का यूज़ करके भी हम बना सकते हैं, बट वो हम अलग से देखेंगे किस तरीके से एसक्यूएल का यूज़ करके टेबल बनाया जा सकता है। तो क्वारी सेक्शन अभी हम नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा हम फॉर्म सेक्शन और रिपोर्ट सेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम टेबल में जो है टेबल बनाना सीख गए और टेबल में वैल्यूज़ एंटर करना सीख गए डिज़ाइन व्यू का और विजार्ड का यूज़ करके। और इसके अलावा हम फॉर्म्स और रिपोर्ट्स और क्वारीज को नेक्स्ट सेशंस में कवर करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है आपको तो मुझसे पूछ सकते हैं, इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखिए आप। कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मुझसे आप पूछ लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट कंटेंट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।